मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से बात करेंगे आपके सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। हम लोगों ने कल बात की थी वर्मी कंपोस्ट की, कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। फिर इसको बनाने के लिए लास्ट टॉपिक जो था कल के लेक्चर में, केचुए की खाद बनाने हेतु आवश्यकताएं। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बताया था कल कि हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट का। तो मैंने यहाँ दिया है, एक है ए जनरल मेथड, सामान्य विधि। तो जो आप देख रहे हैं सामान्य विधि में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस विधि में क्षेत्र आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। मध्यम वर्ग के किसान के लिए 100 वर्ग मीटर पर्याप्त रहता है। इस विधि में पक्की क्यारी बनाई जाती है तथा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 30 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। उसके बाद जो देखिए आप देख रहे हैं कि 100 मीटर में 90 क्यारियाँ बनाई जाती हैं। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पर हम दिखाएंगे कि क्यारियाँ किस आकार की बनती हैं। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इस विधि में बनाने के लिए, खाद को बनाने के लिए क्यारियों को जो हम भरते हैं तो उन क्यारियों में पेड़ पौधे की पत्तियां, घास, सब्जी के छिलके, गोबर आदि अपघटनशील कार्बनिक पदार्थों का चुनाव करते हैं। फिर ढेर बना लेते हैं। फिर 15 से 20 दिन तक उसको रखा जाता है। किस लिए? सड़ने के लिए। जब ये सड़ जाता है 15 से 20 दिन बाद, तब हम उसमें केचुओं को छोड़ देते हैं। और जब केचुओं को छोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो 1 टन कचरे से 0.6 से 0.7 केचुआ खाद प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा किस तरह से होता है। फिर हम बात कर रहे हैं सेकेंड है बी 4 पिट मेथड। इस विधि में आप देख रहे हैं कि इस विधि में 12 गुणे 12 गुणे 2.5 आप देख रहे हैं यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में गड्ढा बनाया जाता है, या नहीं सेंटीमीटर में नहीं, सॉरी मीटर में बनाया जाता है। इस विधि में गड्ढे की ईंट को दीवारों से 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। जैसा कि अभी आपको ये है क्यारी विधि, जो सबसे पहले मैंने बताया था जनरल मेथड में। देखिए क्यारियाँ किस तरह से बनाई गई हैं। ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं इस तरह से। और ये छप्पर होता है। इन छप्पर के चारों तरफ हम थोड़ा डार्क प्लेस बनाते हैं, तो इसके लिए हमें चारों तरफ से इसका घेराव करना होता है। ये है जो 4 पिट विधि में अभी आपको बताया था कि हम ईंटों की दीवारें बनाते हैं, फिर इनको 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। फिर इनको 2.5 मीटर ऊंचाई तक खाद को जो कचरे होते हैं, फूल, पत्तियां, सब्जियां सड़ी गली हुई, उनको डिकम्पोज होने के लिए इसमें छोड़ देते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। दीवारें 9 इंच मोटी बनाई जाती हैं। जो हम 4 पिट मेथड में दीवारें बनाते हैं वो कितना बनाते हैं, 9 इंच मोटी बनाई जाती, 9 इंच की दीवारें उसमें रखते हैं। हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना। तो वर्मी कंपोस्ट बनाते वक्त निम्नलिखित चीज़ों का ध्यान रखना जाता है। जैसे वर्मी बेड, नंबर 1 है वर्मी बेडों में केचुआ छोड़ने से पूर्व कच्चे माल गोबर या आवश्यक कचरा आंशिक यानी पार्टिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है, करना अति आवश्यक होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम केचुआ जब उसमें छोड़ेंगे, ठीक है ना, किसमें, पिट्स में हो गया या क्यारियों में, उससे पहले हमें ये देखना जो हमारा कचरा है, ठीक है ना, क्या वो सड़ चुका है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। फिर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि आंशिक विच्छेदन की पहचान के लिए ढेर में गहराई तक हाथ डालने पर गर्मी महसूस होनी चाहिए। नहीं, कचुए को छोड़ने से पहले अगर हम उसमें हाथ को डाल रहे हैं क्यारी में या पिट्स में, तो हमें उस कचरे में गर्मी महसूस होनी चाहिए। ठीक है ना। हम और आगे बढ़ते, इसका तीसरा पॉइंट होगा कि वर्मी बेड में ताजे गोबर का उपयोग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। अतः उपयोग से पहले ताजे गोबर को 4 से 5 दिन तक ठंडा कर लेना चाहिए। ठीक है ना। आप लोग ध्यान दिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की, जो आपका चौथा पॉइंट होगा। वर्मी कंपोस्ट बनाते हुए जो ध्यान में बातें रखी, यानी कचरे में से
कांच के टुकड़े, कील, पत्थर, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि को निकाल देना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केंचुओं के अधिक उत्पादन हेतु बेड में नमी मॉइस्चर 30 से 35% तथा केंचुआ खाद से अधिक उत्पादन के लिए 20 से 30% बीज नमी रखनी चाहिए। यानी जहाँ पर हम केंचुआ यानी बेड बना रहे हैं, जहाँ पे हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वहाँ पर मॉइस्चर परसेंटेज जो होना चाहिए 30 से 35% से अधिक नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा ऑप्टिमम जो दिया गया है वो कितना होना चाहिए, 20 से 30% होना चाहिए, 30% तक मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, पैकिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट। ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है, पैकिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्यारियों से खाद अलग करने के पश्चात 3 से 4 दिन तक उसे सुखाना चाहिए। इसके बाद मिलीमीटर छिद्र में छलनी से खाद को छान लेना चाहिए ताकि हमें शुद्ध खाद प्राप्त हो जाए। छनाई करते समय छोटे केंचुए, कोकून आदि अनुपयोगी सामग्री खाद से अलग हो जाती है। छनाई के बाद खाद को छोटे छोटे थैलों में भर दिया जाता है। भराई के समय केंचुआ खाद में नमी की मात्रा 15 से 25% के आसपास होनी चाहिए। यानी जब हम पैकेजिंग करें तो पैकेजिंग करते समय पैक करते समय जो परसेंटेज होता है किस चीज़ का, नमी का, वो कितना होना चाहिए, 15 से 25, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, % तक होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई आपकी पैकेजिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। मैंने दिया है एडवांटेज ऑफ वर्मी कंपोस्ट, एडवांटेज ऑफ वर्मी कंपोस्ट, ठीक है ना। तो एडवांटेज ऑफ वर्मी कंपोस्ट के मैंने 3 टॉपिक यहाँ पे दिए, मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया आपको समझाने के लिए कि एडवांटेज ऑफ सॉयल को क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज ऑफ फार्मर, किसान को क्या फ़ायदा होगा इससे, एडवांटेज ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण को क्या फ़ायदा होगा। तो हम लोग इस पे बात करते हैं एक एक टॉपिक की, ठीक है ना। तो आप पहला जो लाभ है आप देखें एडवांटेज ऑफ सॉयल, ठीक है ना। तो एडवांटेज ऑफ सॉयल में आप देखिए ये टॉपिक, एडवांटेज ऑफ सॉयल में जब आप देखें केंचुए से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। दूसरा पॉइंट है भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। भूमि का उपयुक्त तापक्रम बनाए रखने में सहायक होता है। भूमि में उपयोगी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। यानी ये फ़ायदा किसको होता है, जब हम अपनी सॉयल में, ठीक है ना, वर्मी कंपोस्ट का एप्लीकेशन करते हैं तो ये हमें निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें एडवांटेज टू फार्मर, किसानों को क्या लाभ होता है, तो सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होती है। सिंचाई के अंतराल में यानी हम कई दिनों पर सिंचाई करते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें बताया था मैंने एडवांटेज ऑफ सॉयल में कि मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ गई। जब मृदा में जल धारण क्षमता रहेगी, मृदा में उपयुक्त नमी रहेगी तो किसान को अधिक सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। रासायनिक खाद की निर्भरता कम होने के साथ साथ खेती की लागत में कमी आती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइज़र जो होता है हमें ये सस्ता पड़ता है। और एक चीज़ है, यह टिकाऊ खेती समझ लिए हो जाती है, पूरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यूज़ ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी हमारी जो मृदा की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है ना। हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर है एडवांटेज ऑफ इन्वायरमेंट। जब हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, केंचुए भूमि में जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी, खाद पदार्थ, भूमि में नमी के साथ होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने वाली बीमारियों में कमी आती है। तो ये होता है एडवांटेज ऑफ वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट से लाभ होता है। अब बात करेंगे हम लोग वर्मी कंपोस्ट इन पिट मेथड, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि सिलेक्शन ऑफ अर्थवॉर्म्स, ठीक है ना। हम केंचुए का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन सा लेना है, आइसिनिया
फोटिडा लेना है। साइज ऑफ पिट, गड्ढे का आकार लेना है, ठीक है ना। गड्ढे का आकार देख रहे हैं आप लोग, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ वर्मी, जो हमें बेड बना रहे हैं उसका प्रिपरेशन करना होगा। फिर आप देख सकते हैं ब्रोकन ऑफ ब्रिक्स एंड सेंड लेयर, हम 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, सेंड की लेयर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोमी सॉइल की लेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन करते हैं पिट का, ठीक है ना। हम लोग और आगे चलते हैं, स्टेप ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है ना। तो इसमें जब आप लोग स्टेप ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग में देखेंगे हम लोग कैसे, यानी ये चीज़ कन्वर्ट होती है, ठीक है ना, कि हम जो सारे प्रोसेस करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की, तो ये कैसे चलता है, स्टेप इसके क्या है। तो पहला सिलेक्शन ऑफ वेस्ट, प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग शेडिंग एंड सेपरेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। हम सबसे पहले क्या कलेक्शन करते हैं वेस्ट मटेरियल, कूड़े कचरे, सब्जियों का, पत्तियों का, हरी पत्तियों का, ठीक है, इन सब का हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। फिर आप जब देख रहे हैं यहाँ पे आके प्रिपरेशन ऑफ अर्थवार्म बेड, फिर हम क्या करते हैं अर्थवार्म बेड, यानी जिसका हम बेड बनाते हैं, उसकी क्यारियाँ बनाएंगे, पिट्स बनाएंगे, उसका हम क्या करेंगे, सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से उसकी बनावट करेंगे। एक्यूरेट बेस ऑफ रिक्वायर्ड द पुट द वेस्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन, लॉस सॉइल, अलाउ द वर्म्स गो टू इन सॉइल and will withering and all the dissolvable of nutrient in go to soil along with water। हम सारी क्रिया करने के बाद, बेड बनाने के बाद, ठीक है ना, उसमें वाटर के साथ साथ नमी होनी चाहिए और उसमें हम वार्म को छोड़ेंगे। फिर कलेक्शन ऑफ अर्थ वार्म आफ्टर द वर्मी कंपोस्ट, जब वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, अर्थवार्म को हम कलेक्शन करके उसमें उसको किनारे रख देते हैं। जब हमारा तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं, मैंने पहले बताया था, हैं। तो ये इस तरह से इसका पूरे प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। हम लोग और आगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट, तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर, पीएच, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग नमी की, तो नमी मैंने बताया कि इसमें जो नमी का परसेंटेज है जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है कि 45 से 50% से कम नमी उनके लिए हानिकारक हो सकती है। कितनी, 45 to 50% नमी से अगर कम हो रही है, ठीक है ना, तो हानिकारक हो सकती है। लेकिन मैंने कितना था, 30 से 35 या 20 से 25 ऑप्टिमम होती है, ठीक है ना। तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे, इस पर हम लोग नहीं ध्यान देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एयर। तो एयर में अधिकांश प्रजातियों के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। यानी जो एयर की बात हम लोग कर, मैंने टेम्परेचर बता दिया कि 2 से 3 फीट से अधिक बेड की ऊंचाई नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। बेड्स को समय समय पे उलटते रहना चाहिए जिससे हवा का उचित संचार हो सके। फिर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है, ठीक है ना। फिर हम पीएच की बात करेंगे, केचुए 5 से 9 पीएच तक जीवित रह सकते हैं, परंतु 7 या उससे अधिक पीएच मान पर अच्छी वृद्धि करते हैं। फिर मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ साल्ट की मतलब क्या, मतलब ये है कि संवेदनशील, केचुए लवड़ों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं और साधारणता ये 0.5% से कम लवड़ों को पसंद करते हैं। सॉल्टेशन जो होती है 0.5 सेंटीमीटर। फिर हम बात करें अमाउंट ऑफ एनिमल यूरिन, ठीक है ना, कि उनके यूरिन का मात्रा कितनी है। उसके बाद अदर टॉक्सिक मटेरियल हैं, ठीक है ना, इनकी बात होती है। हम अब और आगे चलेंगे, देखेंगे यूज़ ऑफ वर्मी कंपोस्ट, यूज़ ऑफ वर्मी कंपोस्ट कि हमें कहाँ कहाँ पर प्रयोग करने चाहिए, ठीक है ना। उसकी भी बात अभी हम लोग करेंगे, आपको मैंने एक डाटा पूरा बना के दे दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग, आप यहाँ पे आइए, सॉरी एक पेज जो था वो ज़्यादा हो गया था, ठीक है ना। हम लोग यहाँ बात करेंगे कि वर्मी वाश क्या होता है, वर्मी वाश क्या होता है। तो मैंने दिया वर्मी वाश इज़ ए लिक्विड फर्टिलाइज़र, वर्मी वाश जो है जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, कलेक्टेड द आफ्टर द वाटर थ्रू ए कॉलम ऑफ अर्थवार्म कल्चर। जब हम वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं या वार्म कल्चर प्रिपरेशन करते हैं,
ठीक है ना। तो वहाँ पे हम केचुए की यूरिन को इकट्ठा करके एक लिक्विड फॉर्म में वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं, जिसे हम वर्म वाश कहते हैं, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फिर मैंने हिंदी में दिया है कि केचुओं द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट पदार्थ को वर्मी वाश कहते हैं। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे कि यह अत्यंत उपजाऊ एवं पौधों की वृद्धि के लिए विशेष सहायक होता है। वर्मी वाश द्रव खाद है, इसका पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्मी वाश, ठीक है ना। तो इसको बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। वर्मी वाश को बनाने के लिए सर्वप्रथम 15 सेंटीमीटर रेत की आवश्यकता होती है। टोटी की एक ज़रूरत, एक इसका एक जार होता है, जो कभी अगर आप लोग के साथ लेक्चर देने का मौका मिला तो आप लोग को इसका फिगर पूरा बना के दिखा दूंगा। फिर हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्मी वाश, वर्मी वाश के सिद्धांत क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो वर्मी वाश के सिद्धांत जो हैं, वर्मी वाश मूल्यतः केचुओं के पसीना और मूत्र को एकत्र करने की पद्धति है। 30 दिन तक केचुए बाल्टी में सतत ऊपर से नीचे चलन करते हैं। सामान्यतः रूप से केचुए रात में भोजन लेने के लिए ऊपर आते हैं एवं दिन में नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार केचुओं में लगातार चलन से कंपोस्ट के बेड में छोटी छोटी बारीक नलिकाएं बन जाती हैं। केचुए की इन नलिकाओं से होकर गुजरते हैं, तब केचुए के शरीर के ऊपर सतह से निकलने वाला स्राव, जिसे मूत्र एवं पसीना कहा जा सकता है, इन नलिकाओं में चिपक जाता है। फिर उसको हम एकत्र करके वर्मी वाश बना लेते हैं। तो ये इसका एक सिद्धांत होता है, ठीक है ना। हम लोग और आगे चलेंगे। एडवांटेज ऑफ वर्मी वाश, इसके लाभ क्या हैं। तो इसका लाभ जो है वो बहुत है, ठीक है ना। हम ये कह सकें ये पूरे हार्मोन्स का काम करता है वर्मी वाश, ठीक है ना। फूलों की संख्या बढ़ाता है, दाने एवं फलों का आकार बढ़ाता है, कल्ले एवं जड़ें बढ़ जाती हैं, दाने में चमक बढ़ जाती है, जिससे बाज़ार में भाव अच्छे मिल जाते हैं। तो ये सब लाभ हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट है, ये लास्ट टॉपिक है आपका वर्मी कल्चर का, कि जो हमारे वर्मी कंपोस्ट हैं उनको हम फसलों में कितनी मात्रा में प्रयोग करें। तो धान्य फसलें जिसे हम सीरियल क्रॉप कहते हैं, उसमें 2 टन प्रति एकड़। दाल वाली फसलें हैं जिसे हम पल्स क्रॉप कहते हैं, उसमें 2 टन प्रति हेक्टेयर। तिलहनी फसलें हैं 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर। मसाले वाली फसलें हैं 4 टन प्रति हेक्टेयर। और बात करें अगर पर प्लांट की, तो आप देख सकते हैं कि 2 से 10 केजी पर प्लांट हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। फलदार वृक्ष के लिए 2 से 4 केजी पर प्लांट। नकदी फसलें जो कैश क्रॉप होती हैं 5 टन प्रति एकड़। और शाकीय फसलें जो हैं उनके लिए 4 से 6 टन प्रति एकड़। इस लेक्चर में कहीं कहीं मेरे बोलने में या अगर आपके समझने में कोई परेशानी हो तो आगे चल के आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप बाय लेक्चर के थ्रू मुझसे इस चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।